जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग अब तक कक्षा 10 के केमिस्ट्री में कुल 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। अब हम लोग एक लास्ट चैप्टर बचा है, तत्व और उसका आवर्त सारणी, मतलब तत्वों का आवर्त सारणी बचा है, चैप्टर नंबर 5। उसको हम लोग साइड में रखते हैं। अब हम लोग फिजिक्स थोड़ा पढ़ लें, उसके बाद थोड़ी बायो पढ़ लेंगे, तो फिर से केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो खत्म कर लेंगे। ओके, बहुत ही मज़ेदार तरीका से हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब आज इस वीडियो लेक्चर में आज से एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको फिजिक्स पूरी समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर आपको समझ में आए ना तो कम से कम 5 लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद जब कंसेप्ट पढ़ने लगे तो कोई बकवास नहीं करने वाले हैं, सीधा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फिजिक्स का चैप्टर नंबर पहला जो आपका है प्रकाश, ठीक है, आपका सबसे पहला नंबर चैप्टर है। चैप्टर वैसे तो कहें तो यूनिट है प्रकाश, ठीक है, यूनिट आपका है प्रकाश, ठीक। इसमें आपका पहला जो चैप्टर दिया है ना, प्रकाश का परावर्तन दिया है। क्या? प्रकाश का परावर्तन, ठीक। तो पहला चैप्टर आप लगा लीजिएगा। हम लोग कुल मिला जुला कर पढ़ने वाले हैं प्रकाश, उसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग चैप्टर वाइज कैटेगरी में बांट कर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला। तो आपके एनसीईआरटी में जो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में दिया है, बट हम लोग अलग अलग चैप्टर्स बनाकर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा। अलग अलग जब चैप्टर्स बनाएंगे तो खूब ज्यादा बातें उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना आपको बताने वाला हूं ना कि आपके स्कूल में अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना तो यहाँ पर क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं ना, आप खुद से पढ़ लेंगे, खुद से लिख लेंगे। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा लूंगा तो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन मैं बोल दिया करूंगा, आप डेफिनेशन जरूर लिख लिया कीजिएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा प्रकाश, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिएगा प्रकाश। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। प्रकाश, इसकी इंग्लिश होती है लाइट, लाइट, ठीक है। हम लोग प्रकाश पढ़ने वाले हैं। खूबसूरत सा एक नोट बना लीजिए, उसमें हेडिंग लगा लीजिए पहला नंबर प्रकाश। अब जरा बताइए प्रकाश होता क्या है? ऐसा यूजलाइज किए हैं क्या प्रकाश के बारे में? कभी देखिए नहीं। देखिए प्रकाश क्या होता है। ये जो हमारे कमरे में है क्या प्रकाश? अगर प्रकाश नहीं रहता तो यहां पर लिखा गया है कुछ वर्ड, ये वर्ड आपको नहीं दिखता। यानी कि जहां प्रकाश नहीं है वहां क्या है? अंधकार। जहां अंधकार नहीं है वहां क्या है? प्रकाश। समझ में आया? तो इसका मतलब यहां हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां है क्या? प्रकाश। समझ में आया? अब देखिए प्रकाश को हम लोग परिभाषित कैसे करते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारी आंखों की जो रेटिना होती है ना, रेटिना, अभी हम लोग जस्ट इसको पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में अपवर्तन अपवर्तन सब कुछ पढ़ लेंगे। तो हम लोग मानव नेत्र पढ़ेंगे, यानी प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे। प्रकाश के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाशिक यंत्र, जिसमें हम लोग को तो पहले सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये सब भी पढ़ना रहता था, बट अब एनसीईआरटी जब से लागू हुई है तब से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी हटा दिया गया है, मानव नेत्र पढ़ना होता है। तो मानव नेत्र भी पढ़ाएंगे, उसमें आपको रेटिना खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल में आप जान जाइए कि आंखों में रेटिना होती है, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, ठीक है, रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो ये देखिए प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की क्या, रेटिना को, किसको? रेटिना को क्या करती है? उत्तेजित करती है। उत्तेजित का मतलब उसको मजबूर करती है, ठीक है।
ये प्रकाश है जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को क्या करती है, उत्तेजित करती है। उत्तेजित करके क्या करती है, हमको वस्तुओं को दिखाती है। भाई उत्तेजित करेगी तो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु हमें दिखेगी। क्या वस्तु दिखाई देगी, क्या करेगी, हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे। एक तो आइडिया आ गया, मैं जैसे बोला हूं वैसे लिख देंगे। तो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। क्या करती है, वस्तुओं को दिखाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। अब सुनिए दूसरा नंबर, क्या आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि आपने कभी प्रकाश को देखा है? नाम वाला प्रकाश, व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति जिसका नाम प्रकाश हो वो वाला नहीं, उसको तो कोई भी देख लेगा, किसी का नाम होगा प्रकाश, वो नहीं। ये जो यहां से आपको ये उजाला दिख रहा है वो वाला प्रकाश। ठीक, तो क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है? तो अगर हाँ कहते हैं तो मैं पूछ सकता हूं कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, उसकी चाल कैसी होती है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता हूं क्या? जरूर पूछ सकता हूं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप विशाल सर जी को देखे हैं, अगर आप देखे हैं तो बता सकते हैं ना कि उनका रंग गोरा है, पतले हैं, हाइट लंबी है, ऐसे बता सकते हैं ना, कुछ इतना बता सकते हैं। तो जिसको देखते हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, प्रकाश के बारे में बता सकते हैं क्या कि इसका रंग कैसा है, इसकी चाल कैसी है, इसका ढंग कैसा है, इसका शरीर कैसा, इसका बदन कैसा है, बता सकते नहीं। तो कुल मिलाजुलाकर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रकाश दिखाई नहीं देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है, परंतु इसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। परंतु वस्तु दिखाई देती है प्रकाश के कारण, यहां पर मैंने लिख ही दिया है। तो प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, परंतु प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ऐसा आप जरूर समझ गए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, परंतु हम प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना आप लिख देते हैं तो प्रकाश की डेफिनेशन पूर्ण हो गई। समझ में? अब अगला हेडिंग आपको आता है प्रकाशिक स्रोत। भाई प्रकाश जान गए तो इसका स्रोत जान ले, प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, प्रकाशिक स्रोत। ठीक, प्रकाशिक स्रोत क्या होता है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखने के बाद प्रकाशिक स्रोत लिख लीजिएगा। तो हेडिंग आप लगा लिए होंगे प्रकाशिक स्रोत, तो एक बार इधर नजर डालिए प्रकाशिक स्रोत क्या है। यहां पर बल्ब लगा है, बल्ब से निकल रहा है प्रकाश, बल्ब प्रकाशिक स्रोत है। समझ में आया कि नहीं? सूर्य निकला, सुबह हुआ, सूर्य निकला, अंधेरा समाप्त, सूर्य के निकलते ही अंधेरा समाप्त, इसका मतलब कि सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, सूर्य प्रकाशिक यंत्र है। समझ में? रात में चंद्रमा हमको सफेद सफेद दिखाई देता है, इसका मतलब चंद्रमा से प्रकाश निकल कर आ रहा है। चंद्रमा क्या है? एक प्रकार का प्रकाश है। समझ में आए? प्रकाशिक स्रोत है, प्रकाश नहीं प्रकाशिक स्रोत है। इसका मतलब कि वे प्रकाशिक स्रोत क्या होता है जो प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो कहेंगे वे पदार्थ या वह कारक जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं। वह कारक जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं, या वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाती हैं। मैंने आपको 3 तरह से बता दिया, आपको जो सही लगे वे लिख सकते हैं। ओके, अब इस तरह से प्रकाशिक स्रोत अगर देखें तो कुछ ऐसे प्रकाशिक स्रोत हैं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, और कुछ ऐसे प्रकाशिक स्रोत हैं जो दूसरों के प्रकाश को लेकर के उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रकाशिक स्रोत यानी कि डिपेंड के आधार पर प्रकाशिक स्रोत 2 प्रकार की होती हैं, इंडिपेंडेंट प्रकाशिक स्रोत और डिपेंडेंट प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, समझ में? तो इसका मतलब कि
स्वतंत्र प्रकाशिक स्रोत और परतंत्र प्रकाशिक स्रोत। इसको विज्ञान की भाषा में दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या? दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तु में, दूसरा प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाशिक स्रोत हम लोग जान गए कि वे वस्तुएं जो वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं प्रकाशिक स्रोत कहलाती हैं। अब प्रकाशिक स्रोत प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। पहला नंबर दीप्त वस्तुएं और दूसरा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती है? पहले तो इन दोनों में थोड़ा सा याद करने का तरीका आप जान जाइए। प का मतलब पराया, प का मतलब पराया, यानी कि जो दूसरे की सहायता से जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त। इसका मतलब कि ये स्वतंत्र यानी खुद से प्रकाश को उत्पन्न करती है। समझ में आ क्या? तो कहेंगे इसमें कि वे वस्तुएं जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और इसमें कह देंगे वे वस्तुएं, प का मतलब पराया, वे वस्तुएं जो दूसरों की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त वस्तुओं में कौन आ जाएगा? सूर्य, बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य, आपका आ जाएगा तारे, आपका आ जाएगा बल्ब। समझ में आया? बल्ब, ठीक, इत्यादि आप लिख सकते हैं। सूर्य, तारे, बल्ब, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। समझ में आया? और प्रदीप्त मतलब जो दूसरों की सहायता से प्रकाश को उत्पन्न करती हैं या चमकते हैं या दिखते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मैंने आपको कहा ये मार्कर अगर इसको ऑफ कर दिया जाए तो क्या दिखेगा? ना, नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब कि ये जब प्रकाश किरण यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से हमारे आंख पर पड़ रहे हैं, रेटिना को उत्तेजित कर रहे हैं, तब हमको मार्कर दिखाई दे रहा है, यानी कि वहाँ से होकर यहाँ से आता है। यानी कि इसका प्रकाश खुद का नहीं, ये बल्ब का प्रकाश है। इसका मतलब कि ये दूसरे के प्रकाश से दिख रहा। ठीक है, तो ये मार्कर हो जाएगा। मतलब जितनी भी सारी ये सब वस्तुएं हैं, हमारे कापी किताब कलम बैग बस्ता, हम लोग खुद दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए हम लोग अदीप्त वस्तुएं। एक आता है आपका चंद्रमा। क्या? चंद्रमा। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए ये अभी क्या है? अदीप्त वस्तुएं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं जो खुद का प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं, जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, एक और होती है, मैं जो आपको बता देना चाहता हूं, पारभासी वस्तुएं। क्या? पारभासी वस्तुएं। देखिए आपकी किताब में ये नहीं दिया है, बट मैं आपको सोचा बता दूं। ठीक है, पारभासी वस्तुएं मतलब कि वे वस्तुएं जो प्रकाश की किरणों को आंशिक रूप से इस पार से उस पार जाने देती हैं, पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, आंशिक रूप से मतलब प्रकाश किरणों को आने पाने, मतलब यहाँ से देखें तो यहाँ से प्रकाश किरण इधर नहीं आने देगा ना, बट ऐसी वस्तु जो यहाँ से प्रकाश किरण जाए वहाँ से निकल जाए तो क्या होगा? पारभासी वस्तुएं। जैसे घिसा हुआ कांच, मतलब एक कांच ले ले, खूब ऐसे एक क्या बोलते हैं, पत्थर ले लें, ऐसे घिस दें, लकीरें बन जाएंगे। जहां जहां लकीरें होंगी तहां से प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी, अपवर्तित नहीं होगी। इसका मतलब कुछ ही प्रकाश किरण उस भाग जा पाएगा, पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा। यानी कि घिसा हुआ कांच क्या है? पारभासी वस्तु। तेल से भिगा हुआ पेपर, जो तेल से भिगा हुआ पेपर होगा कुछ ही प्रकाश किरणों को उस पार जाने देगा, इस पार नहीं जाने देगा। तो इस तरह से प्रकाश तीन तरह के होंगे, दीप्त और प्रदीप्त और पारभासी वस्तु। समझ में आया? आई होप आपको ये तीन तरह से समझ में आया, बट मुख्य रूप से दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त को अदीप्त भी कहते हैं। क्या? प्रदीप्त को अदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ओके, आई होप आपको सारा बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं।
तो अब हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण या प्रकाश की किरणें कुल बात एक ही है। तो अब देखिए प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो एक रेखा होती है। क्या होती है? रेखा, जिसको लाइन बोलते हैं, ठीक। और उसमें जब हम लोग तीर लगा देते हैं तो वो किरण हो जाती है। ऐसा हम लोग कक्षा 6-7 में हमारे मैथ वाले सर जी बताए रहे होंगे, बट आज आप समझ जाइए कि क्यों किरण कहते हैं। देखिए रेखा को हम लोग केवल ऐसे बना देते हैं, ठीक। किरण का मतलब है कि वो जाती रहेगी, कभी उसका अंत नहीं हो पाएगा। किरण केवल हम लोग प्रकाश को ही बोलते हैं, मतलब प्रकाश जो जाता है उसको हम लोग किरण बोलते हैं। जैसे हम लोग ऐसे अपने घर का टॉर्च लिया, बार दिया, यहाँ से निकल कर जा रहा, वहाँ पर गोल ऐसे बन जाएगा दीवार पर। जब गोल बन जाता है तो यहाँ से जो भी कुछ निकल कर जाता है, जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का किरण। समझ में आया? प्रकाश के कण जिस रास्ते पर गमन करते हैं उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, या प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन, ये बिंदुएं हैं सब ऐसे ऐसे जा रही हैं, सबको मिलाई दिए, ये रेखा हो गई। समझ में आया? तो रेखा का अंत होता है बट किरण का अंत नहीं होता है। समझ में आया? तो किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस मार्ग पर चलता है उस मार्ग को प्रकाश की किरण कहते हैं। आई होप आपको इतना बात तो पूरा समझ में आया होगा। अब किरण दो प्रकार की होती हैं, प्रकाश की किरण दो प्रकार की होती हैं। हम लोग फैक्ट से समझते हैं, याद नहीं करेंगे, ठीक है। प्रकाश किरण दो तरह की होती है, प्रकाश किरण जान गए ना, ये दो तरह की होती है। कैसे होती हैं आओ हम लोग समझने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कुछ प्रकाश की किरण यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं। यहाँ से कुछ प्रकाश, यहाँ मान लो कि यहाँ पर कोई प्रकाशिक स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरण इकट्ठा यहाँ पर हो गई ढेर सारी, ठीक है। ढेर सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो गई, ठीक। यहाँ पर ढेर सारी प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो गई, ठीक बात है ना। थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है भाई, थोड़ा सीधा सीधा बना ही लेते हैं। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर प्रकाश की सारी किरणें इकट्ठा हो गई। कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि कुछ प्रकाश, मान लो जो छोटा सा प्रकाशिक स्रोत है, यहाँ से खूब किरणें निकल गई, यहाँ से खूब ढेर सारी किरणें निकल गई। ये तीर जिधर है उधर किरणें जा रही हैं, यानी कि ये देखिए किरणें ऐसे ऐसे आ रही हैं और ऐसे जा रही हैं ना, आ रही है जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी। अभिसारी इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी, ठीक है। अभिसारी और अपसारी। अभी देखिए अभी अप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब ऊपर जाएंगी किरणें तो फैलेंगी ना, तो अप अभी, अप का मतलब अभिसारी, अप का मतलब अपसारी, अभी का मतलब अभिसारी। समझ में आया क्या आपको? ये हाथ के से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इशारा से, कि अप का मतलब ऊपर, यानी कि अप हो रही, ऊपर जा रही, यानी कि अपसारी, और अभी जब अपसारी आ गया तो अभिसारी, ठीक। इसको बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज, ठीक है, किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरणों के एक स्थान पर इकट्ठा होने या एक स्थान से फैलने की क्रिया को किरण पुंज कहते हैं। एक स्थान पर इकट्ठा होने या एक स्थान से निकलने की क्रिया को किरण पुंज कहते हैं। जब कई किरणें एक स्थान पर मिलती हैं अथवा एक ही स्थान से निकलती हैं तो इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। अब मिलने और निकलने की क्रिया दो हो रही, इसलिए एक अपसारी किरण पुंज और एक अभिसारी किरण पुंज। तो किरण के बाद आप हेडिंग लगाइएगा किरण पुंज। क्या लगाइएगा? किरण पुंज लगा लिए। तो इसमें लिखिएगा प्रकाश की किरणों
लिखिएगा इसमें, प्रकाश की किरण का एक बिंदु पर मिलना या एक बिंदु से निकलना प्रकाश का किरणपुंज कहलाता है। प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर मिलना या एक ही बिंदु से निकलना प्रकाश किरणपुंज कहलाता है। किरणपुंज दो प्रकार की होती हैं, अपसारी किरणपुंज और अभिसारी। अभिसारी किरणपुंज आप हेडिंग लगा लीजिएगा, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज में हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि जब कई प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, या इस घटना को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समझ में? जब कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश की इस घटना को अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज, अप का मतलब ऊपर यानी फैल जाना, तो जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैल जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश की किरणों का अपसारी किरणपुंज कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आएगा। तो आप किरणपुंज, अपसारी, अभिसारी जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं मिटा दूं, जरूर डायग्राम बनाते रहे। देखिए प्रकाश, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें हम लोग किरणों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और किरण आरेख बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किरण आरेख बना करके आप डेफिनेशन लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा लिख पाएंगे। और दूसरी बात, जिसके दिमाग में ये डायग्राम होगा वो तुरंत के तुरंत डेफिनेशन लिख लेता है। और अगर एग्जाम में बना दिया ना तो एग्जामिनर उसकी डेफिनेशन को नहीं, उसके किरण आरेख को देखकर आगे पहुंच जाता है, यानी कि फुल नंबर देकर आगे पहुंच जाता है कि बच्चा जरूर सही लिखा होगा। समझ में? चलिए, तो इससे कॉपी का इम्प्रेशन बढ़ता है। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। हेडिंग लगाइएगा प्रकाश के गुण। ठीक है, जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश के गुण बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल इत्मीनान से। पहला नंबर देखिए, प्रकाश क्या है? पहले नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग पढ़ लिए ना, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ये ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा नंबर हम लोग कह सकते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्या? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। ठीक, तीसरा नंबर, अच्छा, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, कैसे सिद्ध हुआ? कैसे सिद्ध होगा? तो ये देखिए, मान लीजिए कि बहुत सारा कक्षा 7 में आप लोग देखे होंगे, दफ्ती लेकर 3 दफ्ती ले लें और एक सीध में हम लोग एक पर एक रख कर यहाँ पर छिद्र कर दिए। क्या कर दिए? छिद्र कर दिए। छिद्र करके यहाँ पर हम मोमबत्ती जला लेते हैं। क्या कर लेते हैं? यहाँ पर हम लोग मोमबत्ती खूब बढ़िया से जला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोमबत्ती जला लेते हैं। ये रहा, हमने मोमबत्ती जला लिया। अब यहाँ से हम लोग आँख अपना लगा कर देखेंगे। खूबसूरत सा ये आपका आँखें हैं। यहाँ से मैंने आँख लगाया और देखने लगा। खूबसूरत सा अपनी आँखें बना लीजिए भैया। ठीक, यहाँ से आँख को अपने ऐसे लगा कर देखे तो हमको ये मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दी। क्या हुई? दिखाई दी, दिखाई दे दी। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो ये एक सीधी में छिद्र रखे हैं ना, इसको छिद्र को थोड़ा सा बहका देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। मान लीजिए कि इस दफ्ती को यहाँ कर दिए, यहाँ छिद्र हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या आपको प्रकाश दिखाई देगी? जैसे हम यहाँ से ऐसे मार्कर का मान लीजिए सारा इसमें से सामान जितना है निकाल करके यहाँ से हम लोग कट कर दिए तो छिद्र हो जाएगा ना अंदर पाइप है। और ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लगा दिया तो क्या हमको दिखेगा? जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा। यानी कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहाँ पर रुक गई, ऐसे आई और यहाँ पर रुक गई, इसलिए यहाँ से नहीं निकली, इसमें नहीं गई, हमको आई दिखाई नहीं दी मोमबत्ती। अगर मोमबत्ती हमको इस हटाने पर दिखाई दी होती, इसका मतलब प्रकाश की किरण ऐसे गई और ऐसे आकर ऐसे गई होगी तो हमारे आँख पर पड़ गई होगी तो हमको दिखाई देती। बट हमको दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब प्रकाश किरण सीधे चल रही है, इसलिए ना
सीधे चल रही है इसीलिए ना। तो यहाँ से सिद्ध हुआ कि कई गो दफ्ती लेकर मैं 3 से 4 दफ्तियाँ लेकर इधर उधर करके देखें, हमको नहीं दिखाई दी, इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और सभी छिद्रों को एक साथ किए तो प्रकाश हमको दिखाई दिया, इसका मतलब वह सभी छिद्रों को एक साथ कर रहे हैं तो सभी छिद्रों से निकल कर जा रही है, इसका मतलब एक सीधी रेखा में जा रही है। तो सिद्ध करने के लिए कोई पूछे तो आप दफ्ती देकर दिखा कर सकते हैं। तीसरा बात, प्रकाश देखिए सीधी रेखा में तो चलती है बट ऐसे मार्ग पर गमन करती है। साफ देखें, साफ ऐसे मार्ग पर। तो ऐसा क्या है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे तरंगे, तो उसमें से ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सबसे पहले कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों है, ये हम लोग कक्षा 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कक्षा 12 में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक। इसे अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंगे है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बताइए, प्रकाश को हम लोग चंद्रमा पर जाकर चलाते हैं, चलता है क्या, चलता है ना। बाकी चंद्रमा पर वायु है, नहीं है, समझ में आया। यानी कि चंद्रमा पर कुछ है ही नहीं, फिर भी वहाँ प्रकाश चलता है, इसका मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश कहीं भी गमन कर सकता है। तो आप इतना बात याद रखने के लिए, कंसेप्ट को फैक्ट करने के लिए लिख सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है जिसके संचरण के लिए माध्यम कोई आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक। चौथा नंबर, अब देखिए क्या होता है। इधर से मैंने एक बल्ब लगाया, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट इधर से भी मैंने बल्ब लगाया, इधर से भी लगाया, ऊपर से भी लगाया और आगे से भी, सामने से अपने चेहरे को साफ दिखाई देने के लिए मैंने लगा रखा है, ठीक। बट इधर से भी आ रहा प्रकाश किरण, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमको दिखना चाहिए या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ी होता तो नहीं दिखता, बट कुछ गड़बड़ी ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिख रहा है तो गड़बड़ी नहीं हुआ। यानी कि इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर से आई, इधर से आ रही, ऊपर से आ रही, इसका मतलब ऊपर से आ रही तो यहाँ पर कई किरणें आपस में कट कर रही हैं, ठीक है, कई किरणें आपस में कट कर रही हैं, बट कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा, समझ में आया। तो जब कई प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह भी इसका एक गुण है। पांचवा नंबर हम लोग कह सकते हैं, चौथा नंबर तो हो गया, पांचवा नंबर हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके साथ साथ आप एक और याद रखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक। निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, जल में 2.25 × 10⁸ होता है और कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, आप याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको न्यूमेरिकल जब भी देगा तो प्रकाश की चाल आपको दे रखेगा, ठीक है, समझ में आया। अगर न्यूमेरिकल में अगर नहीं दे रखा है, आपको ज़रूरत है तो पीछे आपका एग्जाम जब देते रहेंगे ना तो एकदम पीछे देखेंगे ना तो सारा नियतांक दिया रहता है, वहाँ पर दिया रहेगा, ठीक। तो आप याद कर सकते हैं भाई, कभी कभार एक क्वेश्चंस बन जाते हैं तो ऑप्शनली क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो अगर याद नहीं रहेंगे तो आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर बन देंगे, तो वहाँ पर दिया नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम में आपको दिया रहेगा, बोर्ड एग्जामों में, ठीक। तो याद रख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये तीनों आप याद रख सकते हैं। छठवां नंबर हम लोग कह सकते हैं, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, ध्रुवण, विसरण, विसरण, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन इत्यादि नियमों का पालन करता है। देखिए, परावर्तन, अपवर्तन, विसरण और प्रकीर्णन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्रुवण ये सब हम लोग इंटर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विसरण, प्रकीर्णन इत्यादि घटनाओं का पालन करता है। अभी आप थोड़ा सा सब्र रखिए,
आगे हम लोग परावर्तन पढ़ने वाले हैं, जो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है जस्ट। तो परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विसरण और प्रकीर्णन इत्यादि घटनाओं का पालन करता है। तो आई होप आपको ये 6 प्रकाश के गुण समझ में आए होंगे। तो ये बहुत है 6। अगर पूछ देगा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण लिखिए, तो आप इसको बता सकते हैं इतना, ठीक। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा ये फिजिक्स का पहला क्लास है, अब अगला क्लास थोड़ा लंबी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। चलिए।